अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। पहले दो प्रीवियस चैप्टर्स आपने कॉस्ट वाला किया है, प्रोडक्शन वाला किया है। मिनट के बाद सिक्स और सेवन्थ है आई थिंक, उसके नेक्स्ट ये चैप्टर है वो परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, इसको सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि है क्या चीज़। परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे पीसी में लिखा हुआ है तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन ही है। यहाँ पे इस जगह पे देखिए, पीसी इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a complete absence of rivalry among the individual firms। ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे राइवलरी के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि दुश्मनी के कोई चांसेस नहीं है। सारी फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं, उनके आपस में कोई दुश्मनी नहीं है जो चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो फिर आपको इसकी मैं थोड़ी सी और भी डिटेल बताऊंगी कि एक्चुअली ये है कि ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई भी किसी की दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। इसके कुछ अजम्पशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अजम्पशन है इसकी। इसको करेक्टरिस्टिक्स भी बोल देंगे, इसकी जो अजम्पशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बोल देंगे। इसकी खसूसियात ये हैं कि इनमें ये चीज़ें होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन की खसूसियात ये हैं कि इनमें इनकी ये इसमें ये होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये बात शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हों। यानी कि एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक सोप है, लक्स सोप है, लेट्स सपोज। उसको ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वो यूज़ करते हैं। उसको बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी जगहों पे वो मुख्तलिफ शॉप्स पे, मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, बहुत सारी जगहों पे वो चीज़ सेम सेल हो रही है। तो ख़रीदने वाले और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। प्रोडक्ट होमोजेनिटी, प्रोडक्ट सेम है। जैसे कि लक्स है, उसकी क्वालिटी सेम होगी, उसकी क्वांटिटी सेम होगी। यानी कि एक पैक उसी प्राइस में एक पैक छोटा मिल रहा है, एक पैक बड़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अलग से प्राइस भी सेम होगी। एक और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप 100 रुपीज़ का एक बैलेंस के लिए कार्ड रिचार्ज करवाते हो। अगर 100 रुपीज़ का आप कोई भी बैलेंस के लिए कार्ड रिचार्ज करवाते हो तो वो आपको मुख्तलिफ जगह से मिलते हैं और उसकी प्राइस सेम होती है। कोई भी शॉपकीपर ये नहीं कह सकता कि इसकी प्राइस 100 है लेकिन हमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, हमें 2 रुपये प्रॉफिट दे दो, हमें 5 रुपये प्रॉफिट दे दो, या फिर हमें 10 रुपीज़ प्रॉफिट दे दो। तो ऐसा नहीं होता। वो आपका 100 का है तो हर जगह से 100 का मिलेगा, चाहे वो आप यहाँ से खरीद लें, चाहे वो आप कैंट से खरीद लें, चाहे वो आप लाहौर से खरीद लें, तो वो आपको सेम प्राइस में मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट होमोजेनिटी है, जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं उनको सेम प्राइस में चीज़ मिले। तो जब सेम प्राइस में होगी, जैसे भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि वहाँ पे राइवलरी की कंडीशन नहीं है, दुश्मनी की कंडीशन नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स जब वो चीज़ होमोजेनिटी है, उसमें सेम है सारे सबके पास और खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर वो दुश्मनी की कंडीशन बाकी नहीं बचती। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। फर्म्स की फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई मर्जी उसे प्रोड्यूस कर सकता है या फिर कोई मर्जी उसे सेल कर सकता है। बहुत सारी शॉप्स से सेल कर सकती हैं। ऐसा है कि अगर किसी की शॉप नहीं चल रही है या अगर किसी का कोई काम नहीं चल रहा तो उसको उसमें से आसानी से छोड़ के जा सकता है, अगर किसी का चल रहा है तो आसानी से आ सकता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, यानी कि जो फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो आसानी के साथ जो है उस कारोबार में शामिल भी हो सकती हैं, उस कारोबार को छोड़ के जा भी सकती हैं। वो चीज़ें सेम क्वालिटी और सेम क्वान्टिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका मतलब है कि उनकी प्राइस फिक्स है, जो कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। प्राइस क्या है, फिक्स है, जो कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। तो क्या होगा, और एंट्री तो उस सूरत में क्या होगा, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि उनको उस चीज़ में नुकसान हो रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, या लोग उनके पास कम खरीदने आ रहे हैं, इवन कि उनकी क्वालिटी सेम है, उनकी क्वांटिटी सेम है, लेकिन उनकी शॉप जो है वो या उनकी फर्म जो है वो ज़्यादा नहीं चल रही, तो फर्म क्या करेगी, वो छोड़ के जा सकती है। और एक नई फर्म अगर सोचती है कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट है, सब लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो मैं भी कुछ फ़ायदा ले लूँ, तो नई फर्म उसमें आ भी सकती है। परफेक्ट कंपटीशन ऐसी सिचुएशन जिसमें नई फर्म आ भी सकती है और पुरानी फर्म छोड़ के जा भी सकती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
इसमें जो फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो भी फर्म्स हैं या जो भी सेलर्स हैं उनका जो मेन एम है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशंस कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की, कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसमें चेंजिंग्स के लिए या कोई अमल दखल नहीं है गवर्नमेंट का। देन कंडीशन कंपटीशन वुड बी कॉल्ड प्योर कंपटीशन, अगर ये चीज़ें ऊपर वाली हो जाएं तो ये कंपटीशन को प्योर कंपटीशन कहते हैं। और इसे परफेक्ट तब बोलेंगे जब इसमें 2 मोर कंडीशंस ऐड हो जाएंगी। वो कौन सी हैं? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनकी परफेक्ट मोबिलिटी हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो आसानी के साथ। और एक है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, मार्केट के मुताबिक परफेक्ट नॉलेज हो। परफेक्ट नॉलेज से मुराद ये है कि अगर हर पर्सन को पता है कि इस चीज़ की प्राइस ये है तो वो उसी प्राइस में लेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्ड की प्राइस है तो हर पर्सन को पता है ये कार्ड कहीं से भी मिलेगा तो ये 100 रुपीज़ में ही मिलेगा। अगर कोई पर्सन के पास किसी पर्सन के पास नॉलेज नहीं है ये कितने का मिलेगा तो उसको कोई शॉपकीपर उससे ज़्यादा पैसे भी ले सकता है, कोई सेलर उससे ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं। मार्केट के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। और प्राइस चार्ज करने के लिए अगर पहले तो मैंने बायर के लिहाज से बात की कि परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए बायर को, सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर सेलर अपनी प्राइस ज़्यादा कर देगा, वो कार्ड 110 का दे देगा तो लोग उसको छोड़ के दूसरे लोगों के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बात की कि बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं वैसे ही बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग ज़्यादा वाले को छोड़ के जिनके पास सबके पास सेम है उनके पास चले जाएंगे। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जो फर्म है वो ये रिस्क ही नहीं लेती, कोई भी फर्म वो रिस्क नहीं लेती कि वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करे या फिर प्राइस कम चार्ज करे, वो कोई भी रिस्क नहीं लेती कोई भी फर्म। तो जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू पूरी मार्केट के अकॉर्डिंग चार्ज होती है। उसमें जो एक सिंगल फर्म है उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं होती। आपको अगर यहाँ तक समझ आ गई हो, एक फर्म की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जैसे ओवरऑल मार्केट चल रही है वो भी वैसे ही चलाता है। अगर तो उसे प्रॉफिट लग रहा है कि मैं इस चीज़ में फ़ायदा ले रहा हूँ तो वो फर्म में वो उसमें रहता है मार्केट में, अदरवाइज वो छोड़ के चला जाता है। तो इससे नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। प्लांट, ये आपकी बुक में भी गिवन है। प्लांट क्या है? फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट, अ फैक्ट्री, फॉर्म और होलसेल स्टोर, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट। एक प्लांट एक ऐसी जगह है, ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे होलसेल चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और लोग जो प्लांट है उसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि दूसरी शॉप्स को। जैसे अब आप किसी शॉप पे जाएं तो वो कहते हैं हम होलसेल का काम करते हैं। होलसेल से मतलब वो इकट्ठा माल लेके आते हैं और बहुत सारी दूसरे शॉपकीपर्स को दे देते हैं। होलसेल मार्केट या होलसेल स्टोर ऐसा स्टोर होता है जो दूसरे शॉपकीपर्स को देता है, सेलर्स को बायर्स को नहीं देता, हम जैसे लोगों को नहीं देता, वो दूसरे शॉपकीपर्स को चीज़ें देता है। खुद उसने बेचनी है लेकिन उसने किसको बेचनी है? दूसरे बेचने वालों को। तो वो होलसेल काम करता है, वो प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे सेलर्स को। यहाँ पे आगे उससे नेक्स्ट आ गया था फर्म क्या चीज़ है? बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन्स एंड ऑपरेट्स द प्लांट्स। फर्म ऐसी चीज़ है जो इस प्लांट को, जो पहले हम जिस फैक्ट्री की बात की, उस चीज़ को ऑन कर रही है, उस चीज़ को मलकियत रखती है, उस चीज़ को चला रही है, ऑपरेट कर रही है। फर्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो कि उस प्लांट को, उस फैक्ट्री को चला रहा है, या उस फैक्ट्री का मालिक है, या उस फैक्ट्री को चला रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्या है? अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट प्रोड्यूस सेम और वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री वो है, जैसे कि हम कहें कि क्लॉथिंग इंडस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कि फर्म उसके अंदर एक होगी, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि कपड़ा प्रोड्यूस कर रही हैं। इंडस्ट्री ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि सेम चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्री है क्लॉथ की इंडस्ट्री, तो वहाँ सारे जो फर्म्स हैं वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही हैं। एक इंडस्ट्री अगर ले लें शूज़ की, तो वहाँ पे जितनी भी फर्म्स होंगी वो शूज़ प्रोड्यूस कर रही होंगी, सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, उससे नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का इक्विलिब्रियम।
यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में वो फर्म को लेके होगी। एक फर्म ऐसी जो कि फैक्ट्री को चला रही होती है, वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, चीज़ें जो है वो फर्म प्रोड्यूस कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों के दरमियान, पूरे प्लांट को ऑपरेट कर रही है, तो ये फर्म है। हम ज़्यादातर डिस्कशन फर्म पे करेंगे। अच्छा, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने पहले परफेक्ट कंपटीशन की कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही हम इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग, परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन की जो है स्ट्रक्चर को, मार्केट को रीड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन परफेक्ट कंपटीशन उसमें क्या होगा, बेचने वाले कम हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि शायद हमने पहले ये बात डिस्कस की हो या नहीं, कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी कंट्री में, तो उसको प्रोवाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि हर पर्सन, हर फैमिली, हर जो हाउस होल्ड हैं वो उस इलेक्ट्रिसिटी को खरीद रहे हैं, यानी कि उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, उसको बदले बिल देते हैं, यानी कि उस इलेक्ट्रिसिटी को खरीद रहे हैं। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम इस एक पर्सन अगर बिजली महंगी दे रहा है तो हम उसको छोड़ के किसी और के पास चले जाएँ, तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। उस सूरत में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से जो हमारा सेलर है वो भी नहीं बदल सकते, यानी कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो पर्सन भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें जो चीज़ है लिमिटेड प्राइस में मिल रही है, उसको प्रोड्यूस करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। दूसरी ये चीज़ कि अगर हम छोड़ देंगे तो हमें कोई दूसरा पर्सन देने नहीं आ जाएगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाती है। वहाँ पे जो फर्म होती है वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करती है, क्योंकि फर्म को पता होता है, फर्म जो है उसको पता होता है कि मैं ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर लूँगी तो उन्होंने मुझसे ही खरीदना है। जैसे कि हमें पता है कि अगर बिजली की प्राइसेस ज़्यादा भी हो जाएंगी पर यूनिट, तो हमें फिर भी बिजली यूज़ करनी है। अब ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है, हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, तो हम फिर भी बिजली यूज़ करेंगे। इसलिए जो फर्म है वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को हाई कर सकती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक प्रॉपर नॉर्मल प्राइस रखते हैं, उससे वो कम भी नहीं करते कि उन्हें लॉस हो जाए, उससे ज़्यादा भी नहीं करते कि लोग उनको छोड़ के किसी और के पास चले जाएँ। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात की है। फर्म इक्विलिब्रियम में कब होती है परफेक्ट कंपटीशन में? ऑप्टिमम फर्म इज वन विच ऑपरेट इट्स प्लांट्स एट इट्स कैपेसिटी, यानी कि एक ऑप्टिमम फर्म, ऑप्टिमम वो है जहाँ पे मोर एंड मोर, जितना वो कर सकता है अपनी कैपेसिटी तक। एक फर्म वो है जो इस तरह ऑपरेट करती है, विच ऑपरेट्स इट्स प्लांट्स एट इट्स कैपेसिटी। ये मैंने सारी डेफिनेशन आपकी बुक से लिखी है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने यही बात की थी कि वो जो डेफिनेशन है हमको समझने में अंडरस्टैंडिंग होती है अगर वो बुक से हटके हों तो इसलिए मैंने ये डेफिनेशन आज जो आपकी यूज़ की ये बुक से यूज़ की है। ऑप्टिमम फर्म इज वन विच ऑपरेट्स इट्स प्लांट एट इट्स कैपेसिटी लेवल, जो अपनी आखिरी कैपेसिटी हद तक, मतलब कि अपनी फुल कैपेसिटी लगा देती है चीज़ों को प्रोड्यूस करने में वो फर्म, एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट दैट मिनिमाइज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम से कम होती है। वो अपनी फुल कैपेसिटी लगाती है और चीज़ें प्रोड्यूस करती है आउटपुट जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम से कम हो। बाय प्रोड्यूसिंग विद मिनिमम कॉस्ट द फर्म कैन अचीव इट्स टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने अभी असम्पशंस जब हमने इसकी रीड की, हमने एक इसका टारगेट ये भी देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में वो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट में नहीं जा सकती। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न यही है कि अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करके ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगी तो लोग दूसरे लोगों के पास चले जाएंगे, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, सेलर्स। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अपनी कॉस्ट को कम से कम रख के प्रोड्यूस करती है और मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करती है। तो प्रॉफिट फर्म का जो किस तरह शो होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर हम जितना उसे हासिल हुआ है, रेवेन्यू का मतलब होता है हासिल, जितना टोटल हासिल हुआ है उसको माइनस कर दें टोटल कॉस्ट में से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। जितना रेवेन्यू है उसको अगर माइनस कर दिया हम टोटल कॉस्ट में से, तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। ये पाई का जो साइन है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। आप ये मैंने खुद से ड्रा किए, आप इसके अंदर शेप होंगी तो बल्कि आपने तो लिखना है रिटर्न, तो आप लोगों को ये इसका इश्यू नहीं होगा।
पाई का जो साइन है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, इसकी इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेज हैं। जो सबसे फर्स्ट हम अप्रोच डिस्कस कर रहे थे यही है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल अप्रोच है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। पहली अप्रोच इक्विलिब्रियम की क्या है, जहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट है उनका डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो, टोटल कॉस्ट कम हो और उनका डिफरेंस मैक्सिमम हो। मैं इसको डायग्रामेटिकली भी आपको लोगों को बताती हूँ, लेकिन ये मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये जहाँ पे जो फार्मूला लिखा है ये टोटल अप्रोच का फार्मूला है, यानी कि दो अप्रोचेज हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की। तो टोटल अप्रोच यहाँ ये है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। तो वहाँ पे जो फर्म में इक्विलिब्रियम में होगी उसे प्रॉफिट हासिल होगा। तो यहाँ पे इसके मैंने डायग्राम के स्क्रीनशॉट सेव किए थे, तो यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है, आप वहाँ से ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैं ये कुछ ड्रा नहीं की, मैंने ये लिया है, लेकिन ये एज इट इज़ आपकी बुक में यहाँ पे गिवन होगी। जस्ट उसमें अगर चेंज होगा तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं M1 M2 ये डिफरेंस होगा इनमें, और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने पहले, आपको याद होगा तो हमने आउटपुट और कॉस्ट के साथ एक पहले इस तरह का कर्व बनाया था टोटल रेवेन्यू का। हमने पहले ये बात डिस्कस की है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें टोटल रेवेन्यू का कर्व ऐसे अपवर्ड होगा, और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें ऐसे ऊपर को जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा कर्व शेप में होगा, इस तरह ऊपर को जाएगा और फिर ऐसे नीचे को आ जाएगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये ऊपर को जाएगा, ये स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को डिस्कस किया, इसलिए कर्व PR कर्व स्ट्रेट है। टोटल कॉस्ट कर्व इस तरह बन रहा है, ये टोटल कॉस्ट कर्व आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। जिस सेम इस तरह ना बने तो ऑलमोस्ट इस तरह ही बनता है। इसमें अगर ये लाइन ना हो तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो कॉस्ट कर्व इस तरह थोड़ा कर्व शेप में होता है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ पे फर्म क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये कैसे होगी, यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ पे दोनों कट करें एक दूसरे को, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को कट करें इस पॉइंट B पे। यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये पॉइंट B, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट से बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रही। नॉर्मल प्रॉफिट तो हर जगह ही होता है, लॉस की कंडीशन के अलावा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हो जाता है, लेकिन जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है या ज़्यादा प्रॉफिट है वो फर्म को इस पॉइंट पे नहीं मिलता, क्योंकि जितनी उसकी कॉस्ट है उतना से रेवेन्यू मिल रहा है। अब रेवेन्यू की सूरत में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने की है, कि अगर टोटल कॉस्ट जितनी लग रही है उतना ही रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे है। तो एक बात याद रखें, जो टोटल कॉस्ट है, हमने पहले भी शायद ये बात डिस्कस की होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को इसका तो अब यहाँ पे देखते हैं टोटल हम क्या बात कर रहे थे, जो टोटल रेवेन्यू है अगर टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हो तो वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है। तो ये बात डिस्कस करनी है। हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए थे। लैंड, सबसे पहले ये मैं आपको सिर्फ सपोज करा रही हूँ, मैं सेव नहीं करूँगी। लैंड, लेबर, और उसके बाद कौन सा था, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स थे और इनको रिटर्न किस तरह दे रहे थे। लैंड को हम रेंट दे रहे थे, उसके बाद लेबर को हम वेज दे रहे थे, कैपिटल को हम इंटरेस्ट दे रहे थे और ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉफिट दे रहे थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट और से देखें, जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है जिस पॉइंट पे जो TR है हमारे पास, रिवर्स TR है बराबर हो जाए टोटल कॉस्ट के। ब्रेक इवन पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास TR जो है हमारा टोटल कॉस्ट के बराबर हो रहा है।
ये है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यहाँ पे TRT